रोहित सिलेबस अपडेट चैनल पर सभी दोस्तों को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान के पाठ 1 प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। उस पर केंद्रित है। वो है प्रकाश की परिभाषा। इसमें लिखा है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उसे साफ साफ देख पाते हैं। सही बात है। मतलब जैसे कोई गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस लौटती है। एकदम सटीक उदाहरण है। यह है कि प्रकाश हमेशा एक सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में? हाँ। अच्छा। हाँ, और ये एक अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स तरंग है और साथ ही विद्युत चुंबकीय या कह लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग मतलब इन लहरों को आगे बढ़ने के लिए हवा या पानी जैसी किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं है। एकदम सही। वे अंतरिक्ष के इस खालीपन या वैक्यूम में भी आसानी से यात्रा कर सकती है। अरे वाह। और क्योंकि निर्वात में इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए प्रकाश की चाल वहाँ सबसे ज्यादा होती है, करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बाप रे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जी, और इसी रफ्तार की वजह से सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। ये तो अंतरिक्ष के एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस कुरियर की तरह है जो 8 मिनट 16 सेकंड में डिलीवरी दे रहा है। बहुत ही सटीक उपमा है ये। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। वो क्या? जैसे ही प्रकाश निर्वात से निकलकर गैस, द्रव या ठोस माध्यम में जाता है, इसकी चाल कम होने लगती है। सबसे ज्यादा चाल निर्वात में, फिर गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में। बिल्कुल। माध्यम जितना सघन होगा, रुकावट उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। मुझे यहाँ एक उलझन है। हाँ, पूछिए। अगर ये एक तरंग है तो फिर नोट्स में इसे छोटे पैकेट क्यों कहा गया है? एक लहर के अंदर पैकेट कैसे हो सकते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। प्रकाश सिर्फ एक साधारण लहर की तरह नहीं बहता, बल्कि ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स के रूप में चलता है। अच्छा, बंडलों के रूप में। जी, और विज्ञान में इन्हीं पैकेट्स को फोटॉन कहा जाता है। मतलब सूरज से खरबों फोटॉन लगातार पृथ्वी पर बरस रहे हैं। एकदम। और ये ऊर्जा स्रोत के रूप में इतनी शक्तिशाली है कि समुद्र के पानी की गहराई में भी करीब 200 मीटर तक चली जाती है। सिर्फ 200 मीटर तक? हाँ, क्योंकि उसके बाद पानी का घनत्व उन फोटॉन्स को पूरी तरह अवशोषित कर लेता है और अंधेरा छा जाता है। समझ। यहीं पर प्रकाश के स्रोतों की बात आती है। हाँ, नोट्स में प्रकाश के स्रोतों की एक लंबी सूची दी गई है, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन, बिजली का बल्ब और यहाँ तक कि जुगनू भी की बात करें तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। हाँ, जैसे प्राकृतिक स्रोतों में सूर्य, तारे और जुगनू आते हैं। बिल्कुल। और इंसान के बनाए हुए स्रोतों में बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन या फिर टॉर्च। राइट। और इसी तरह हमारे आसपास की वस्तुओं को भी उनके व्यवहार के आधार पर बांटा गया है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। जी, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं वो हैं जिनसे खुद प्रकाश निकलता है, जैसे सूर्य, जुगनू या फिर जलता हुआ बल्ब। और दूसरी तरफ हैं अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता। सही कहा। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, कलम या कॉपी, ये बस प्रकाश को परावर्तित करती हैं। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है चंद्रमा का अप्रदीप्त होना। हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि चांद चमकता है। ये बहुत ही रोचक है कि चांद के पास खुद की चमक नहीं है। वो तो बस एक बड़े अंतरिक्ष दर्पण की तरह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। एकदम सही पकड़े हैं आप। जब सूर्य का प्रकाश हवा में मौजूद इन सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो एक बहुत ही खास प्रक्रिया होती है, जिसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन? हाँ, नोट्स में भी इसका जिक्र है। इसमें लिखा है कि ये कण ऊर्जा को अवशोषित करके चारों ओर विकिरित कर देते हैं। बिल्कुल सही। जब प्रकाश की तरंग इन कणों से टकराती है तो वो बस सीधे आर पार नहीं निकल जाती। कण कुछ पल के लिए उस ऊर्जा को सोखते हैं और फिर उसे वापस फेंक देते हैं। हाँ, पर पूरी तरह से बेतरतीब दिशाओं में। मतलब हर संभव दिशा में वो ऊर्जा बिखर जाती है। अरे हाँ, करता है। तो हम सभी ने स्कूल में बुनियादी बातें पढ़ी हैं कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। लेकिन मुझे जो बात सबसे अलग लगी वो ये है कि एक अकेली किरण शायद ही कभी अकेले यात्रा करती है। हाँ, वो हमेशा समूह में होती है, जिसे हम किरण पुंज या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि किरण किसी अकेले मार्च करते हुए सैनिक की तरह है
और किरणपुंज पूरी की पूरी सेना है। अरे वाह, ये काफी अच्छी एनालॉजी है। मैंने 3 प्रकारों के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले टॉर्च की बात करते हैं। ये अब सारी किरणपुंज यानी डाइवर्जिंग बीम का एक उदाहरण है। मेरा मतलब है किरणें एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं, जैसे बल्ब से रोशनी निकलती है। अच्छा, और लेजर? लेजर एक समानांतर किरणपुंज है। इसमें किरणें एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। मतलब उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। एकदम सही। और इसीलिए ये लंबी दूरी तक भी अपनी तीव्रता नहीं खोती। ठीक है, तो अब सारी फैलती है और समांतर सीधी रहती है। फिर अभिसारी किरणपुंज क्या है? अभिसारी यानी कन्वर्जिंग। इसमें अलग अलग स्रोतों या एक बड़े क्षेत्र से आ रही किरणें किसी एक ही फोकस बिंदु की ओर मार्च करने के लिए मजबूर होती हैं। ओहो, तो क्या ये बचपन में सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित करके पत्ता जलाने वाले मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है? 100% वही है। जब वो सारी ऊर्जा एक ही जगह केंद्रित हो जाती है तो वो तीव्र गर्मी पैदा करती है। और प्रकाश के संदर्भ में यही इलाका या रास्ता प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, कांच, पानी और प्लास्टिक। हाँ, और कुहासा भी। प्रकाशीय माध्यम वो क्षेत्र है जहां से होकर प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। और मजे की बात यह है कि यहीं पर हमारी दृष्टि धोखा खा सकती है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि प्रकाश की सेना का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि रास्ता एक समान है या अस्त-व्यस्त। विज्ञान इसे समांगी और विषमांगी माध्यमों में बांटता है। समांगी मतलब होमोजीनियस? मेरा अनुमान है कि समांगी माध्यम वो समतल पक्की सड़क है, जैसे साफ कांच या शुद्ध जल, है ना? बिल्कुल। समांगी माध्यम में गुण और संगठन हर जगह एक समान होते हैं। क्योंकि इसमें कोई रुकावट या घनत्व में बदलाव नहीं होता, इसलिए प्रकाश की किरणें बिना भटके सीधे और अनुमानित तरीके से चलती हैं। तभी साफ खिड़की से बाहर देखने पर पेड़ बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसे दिखना चाहिए। सही कहा। लेकिन अब उस हाईवे वाली मृग तृष्णा पर वापस आते हैं जिसका आपने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, वो सड़क तो निश्चित रूप से कोई साफ खिड़की नहीं है। नहीं, वो विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस माध्यम का एक आदर्श उदाहरण है। होता क्या है कि गर्म दिनों में डामर की सड़क अपने ठीक ऊपर की हवा को गर्म कर देती है, जिससे वो ऊपरी ठंडी हवा की तुलना में कम घनी हो जाती है। बिल्कुल। तो हवा मूल रूप से गर्म और ठंडी परतों का एक अस्त-व्यस्त मिश्रण बन जाती है। इसका संगठन अब एक समान नहीं रहा। मतलब विषमांगी हो गया? हाँ, और क्योंकि हवा का घनत्व हर जगह समान नहीं है, कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से बिना किसी रुकावट के या बिना बिखरे आसानी से पार हो जाती है ना, बस तभी हम उसके आर पार एकदम साफ देख पाते हैं। अच्छा, तो जो अपारदर्शी चीजें हैं यानी ओपेक ऑब्जेक्ट्स जैसे पत्थर, ईंट की दीवार या टेबल, हाँ, जिनसे प्रकाश बिल्कुल पार नहीं जा सकता। बिल्कुल, तो वो एक ऐसी सुरंग की तरह है जो बड़े-बड़े पत्थरों से पूरी तरह भरी हुई है। मतलब कार अंदर जा ही नहीं सकती। बिल्कुल, वो टकरा के वहीं रुक जाएगी। हाँ, और जो पारभासी या ट्रांसलूसेंट चीजें होती हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज या फिर कह ले कुहासा, प्लास्टिक वगैरह। हाँ, या घिसा हुआ कांच भी कह सकते हैं, जहाँ से प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है और कुछ रुक जाता है। एकदम सही। कांच की जो सतह होती है ना, वो एकदम चिकनी होती है। तो जब प्रकाश इस चिकनी और नियमित सतह से टकराता है तो उसका कुछ हिस्सा वापस उसी माध्यम में लौट आता है। ओ, तो इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल, भौतिकी में इसी लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कांच इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो अपनी सतह से प्रकाश को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो पूरी तरह से अदृश्य नहीं है। एकदम सही पकड़े हैं। कांच प्रकाश को आर पार तो जाने देता है, लेकिन साथ ही एक तरह का मिरर इफेक्ट भी बनाता है, जिसे हम परावर्तन के नियम कहते हैं। हाँ, और इसके 2 सुनहरे नियम हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही समतल में होते हैं। मतलब अगर हम इन्हें कागज पर खींचें तो कोई भी किरण कागज से बाहर 3D में नहीं निकलेगी, सब एक ही फ्लैट सतह पर रहेंगे। बिल्कुल। और दूसरा नियम वो है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होगा। तो अगर किरण 30 डिग्री पर आई है तो वह 30 डिग्री पर ही वापस जाएगी। तो जिस सतह से प्रकाश टकराता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं, और इस सतह पर जो किरण आ रही होती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब जो किरण आ रही है वो आपतित किरण है
और जहां वो टकराती है उस जगह को क्या कहते हैं? उस सटीक पॉइंट को आपतन बिंदी कहते हैं। और वहां से जो किरण उछलकर वापस लौटती है ना, उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। समझ गया। तो आपतित किरण आई, आपतन बिंदु पर टकराई और परावर्तित किरण बनकर लौट गई। लेकिन इन किरणों के टकराने और लौटने को मापने के लिए हमें किसी रेफरेंस पॉइंट की भी तो जरूरत होती होगी ना? बिल्कुल। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं। इसे अभिलंब कहते हैं। ये आपतन बिंदु पर खींची गई एक 90 डिग्री की काल्पनिक सीधी रेखा होती है। तो इस अभिलंब और आने वाली आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। और लौटती हुई परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बिल्कुल असली लगे। तो इस गहरी चर्चा से स्पष्ट हो गया है कि प्रकाश का लौटना बहुत ही अनुशासित प्रक्रिया है। पर एक आखिरी सवाल जो दिमाग में आता है। हाँ, बताइए, क्या सवाल है? अगर एक चिकने शीशे पर प्रकाश इस नियम का सख्ती से पालन करता है, तो खुरदरी दीवारों या मुड़े हुए कागज का क्या वहां ये नियम टूट जाते हैं? नहीं, नियम कभी नहीं टूटता। एक खुरदरी दीवार असल में लाखों करोड़ों सूक्ष्म शीशों से बनी होती है और हर छोटे हिस्से का अपना एक अलग अभिलंब होता है। अच्छा, तो हर किरण अपने अपने अभिलंब के हिसाब से ही काम करती है? लेकिन क्योंकि हर सूक्ष्म हिस्से का कोण अलग है, इसलिए प्रकाश एक साथ एक दिशा में जाने के बजाय हर दिशा में बिखर जाता है। बिल्कुल। और इसी बिखराव की वजह से ही हम उस दीवार को कमरे के किसी भी कोने से देख पाते हैं। प्रकृति के नियम अडिग रहते हैं, बस सतह उन्हें लागू करने का तरीका बदल देती है। क्या बात है! ये सच में सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास हर पल इतनी सटीक ज्यामिति काम कर रही है। आज की इस विस्तृत चर्चा में इतना ही। अगली बार जब भी कोई शीशे में अपना अक्स देखे, तो प्रकाश की इस अदृश्य ज्यामिति को जरूर याद करे। जब एक आपतित किरण, मतलब इंसिडेंट रे, अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, तो उस मुड़ाव को हम विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। वो I + R + E = 180 डिग्री वाला। मतलब ये I, R, E ये सब क्या है यहाँ? मैं बताता हूँ। ये समीकरण इस पूरी प्रक्रिया का एक गणितीय संतुलन है। यहाँ I का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण। जिस कोण पर प्रकाश की किरण सतह से टकराती है। एकदम सही। और R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी टकराने या मुड़ने के बाद का कोण। और आखिर में E है एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो कोण जिस पर प्रकाश अंततः माध्यम से बाहर निकलता है।